अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक। जैसे कि हमने फोर्सेस हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो जब मोशन में आता है उसका एक्चुअल में कौन सी ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाती है, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसे हमने क्या कहा था, वो फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स ही होता है रिस्पॉन्सिबल एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि फोर्सेस अगर बैलेंस होंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, ठीक है। अगर ये रेस्ट में होगा तो ठीक है, अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि फोर्सेस जो है वो बैलेंस है, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्सेस में हमने देखा था ये एक तरफ जा रहा था जिस साइड में फोर्स ज्यादा लग रहा था, ठीक है। ऐसे ही गैलीलियो गैलीली ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, ठीक है। और उसमें उसने क्या पाया था कि एक ऑब्जेक्ट जिस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो रहा हो, नो फोर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं नो फोर्स, नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स इस पे जीरो हो, ठीक है, इस पे फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। या हम इस चीज को कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड पर चलने का मतलब क्या है कि स्पीड जो है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। कहने का क्या मतलब है टाइम के साथ चेंज, जैसा कि हमने देखा था, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कोई डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल की यहां से यहां तक, ठीक है, किसी टाइम में की होगी ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसने कुछ टाइम में कवर की, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसने यहां से यहां तक मान लो 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर की कुछ टाइम में, जैसे कि 5 सेकंड्स में, ठीक है, कवर कर ली टाइम में, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा हो, ठीक है, और हम इसकी स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है। स्पीड अगर हम मेजर करेंगे यहां से स्पीड, ठीक है, ये v से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्पीड। अब यहां इस तरफ जा रहा है, ये टाइम है, आप मान लो कि यहां से 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आने की वजह क्या होगी। ऑब्जेक्ट चल रहा हो, ठीक है, अचानक से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ने लगे या उसकी स्पीड कम होने लगे, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कोई तो चीज है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को तेज कर रही है या कम कर रही है। वो चीज हमने देखा था कि वो चीज क्या थी कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए क्या हम करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कोई चल रहा है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है उसकी स्पीड, इसका मतलब फोर्स ही तो लग रहा होगा ना। और वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है तो उस वक्त भी कोई फोर्स ही लगेगा जो उसको कम करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि फोर्स के बगैर, फोर्स अप्लाई करने के बगैर आप ना ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिला सकते हैं और ना ही चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो इसका मतलब स्पीड को कोई चीज इंक्रीज कर रही है। अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो, अब ऐसा मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसने स्टार्ट कर लिया है चलना, ठीक है, उसने स्टार्ट कर लिया, कैसे किया, वो तो फोर्स लगा होगा, हम उस पे नहीं जाते हैं वो फोर्स कब कैसे लगा। हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से इस तरफ चल रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। ऐसा कहने का मतलब ये है, देखो, यहां से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, यहां तक मान लो कि ये 0 सेकंड है, स्टार्ट किया हमने टाइम, ठीक है, यहां से जैसे ही हमने टाइम मेजर करना शुरू किया, ये इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां पे आप मान लो ये 5 सेकंड्स है, यहां पे मान लो आप 10 सेकंड्स है, यहां पे मान लो 15 सेकंड्स है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इसकी जो स्पीड थी ना, जैसे मान लो इसकी स्पीड v है, v स्पीड से ये चल रहा है, पहले से इनिशियली, पहले से 0 सेकंड से ये v स्पीड के साथ चल रहा है। जैसे ये 5 सेकंड्स पे पहुंचेगा, ठीक है, 5 सेकंड्स होंगे, जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा ना, तो 5 सेकंड जैसे होंगे इसकी स्पीड वही v रहेगी। कांस्टेंट का यही मतलब है, टाइम के साथ चेंज ना होना। टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, ना ही कम हो रही है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है वो चीज जो ना बढ़े ना कम हो, ठीक है, ना ज्यादा हो ना कम हो।
उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और लेकिन किस चीज के मुताबिक आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा ना हो कम ना हो, टाइम के मुताबिक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ टाइम के चलने से इसमें कोई भी इजाफा ना हो, यानी कि ये बढ़े ना और ना ही ये कम हो, ठीक है, वो है कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे, यहां से अब ये 10 सेकंड्स हो गए, टाइम आगे बढ़ रहा है, 10 सेकंड्स हो गए, इसकी वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे, स्पीड यहाँ पे v ही है। 15 सेकंड्स हो गए, इसकी स्पीड v ही रहेगी। तो इससे आपको क्या पता लगता है? देखो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले मूव कर चुका है, ठीक है, अब ना उसकी स्पीड कम हो रही है और ना ज्यादा हो रही है। देखो मैंने आपसे कहा था कि फोर्स हर जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसकी स्पीड को इंक्रीज कौन करेगा? फोर्स ही तो करेगा। अब लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, पहले जो लगा था उस पर आपको नहीं जाना है, वो हमें सोचना नहीं है उसके बारे में। हमने यहां से स्टार्ट किया मेजरमेंट करना, यहां से हम मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा है कैसे पता लगा हमें? क्योंकि स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रही है, ना इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है कि हम कहें कि फोर्स इस पे लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रेस्ट में है, देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जब यहाँ इसको आप फोर्स देंगे तभी तो ये मूव करेगा ना, तभी ये वेलोसिटी चेंज। देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, या स्पीड क्या होगी? जीरो। तो ये जीरो से जब नॉन जीरो हो जाएगा, जैसे कि जीरो से ये जीरो के बराबर, जीरो से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड में चेंज आया ना, चेंज आ रहा है। देखो पहले 0 था, अब 1 आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वो किससे आएगा? फोर्स ही से तो आएगा ना। तो आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तभी इस वेलोसिटी में चेंज आती है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑलरेडी चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसकी स्पीड v है, ठीक है, या इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इसको क्या कर रहे हैं कि आप इसको रुका रहे हैं, आप रोक रहे हैं इसको। तो इसकी स्पीड मान लीजिए 9 हो रही है, 9 मीटर पर सेकंड हो रही है। लेकिन कैसे होगा? जब आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। विदाउट एनी फोर्स आप इसकी स्पीड को रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। वही यहां पे कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स इसकी जो इस पे जो फोर्स है वो लग ही नहीं रहा है। अगर फोर्स लगता या तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती फोर्स की वजह से, ठीक है, चल रहा होगा ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी डिक्रीज होती, 10 से 9 हो रही है ना डिक्रीज, रुका रहा है ये, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। 5 सेकंड के बाद भी वही v थी, 10 सेकंड के बाद भी वही v है, और 15 सेकंड के बाद भी वही v स्पीड है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा ये था कि कम नहीं हो रही है, अब देखो ये बढ़ भी तो नहीं रही है, ज्यादा भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये ज्यादा हो रही है तब जब हमने यहां से फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तब जाके ये यहाँ 0 से 1 हो रही है। लेकिन यहाँ तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं बढ़ रहा है। तो ये गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो वो कांस्टेंट स्पीड से, अगर वो ऑलरेडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, ठीक है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। हाँ, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये कांस्टेंट स्पीड में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहां से यहां तक पहुंचने में 5 सेकंड के बाद अगर इसकी जो स्पीड है वो v मान लो, ठीक है, उसके बाद आप यहां से इस तरफ, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। अब इस तरफ, इस डायरेक्शन में आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, या स्पीड इसकी डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी तो ये v नहीं रहेगी ना, v से कुछ कम, ठीक है, v से कुछ कम, मान लो u, ठीक है, v से कम हो गई स्पीड, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो गई। जब v से कम हो जाएगी तो ये सेम तो नहीं रहेगा ना, वेलोसिटी में चेंज आया, ये किसने लाया? ये लाया किसने? फोर्स ने। किसने लाया? फोर्स ने लाया इसमें चेंज। लेकिन अगर फोर्स ना हो तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन किसने की थी? गैलीलियो ने। तो इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उसने किए थे। उसमें से एक देखिए ये था कि अब ऐसा मान लो कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड किसे कहते हैं? जो कि ऐसे एंगल पे हो, ठीक है, ओके। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा प्लेन है, ठीक है, इस कुछ एंगल पे देखो, यहां पे ऐसे इसको मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड यानी कि अर्थ मान लो, ठीक है। ऐसा एक यहाँ पे एक कुछ आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे कुछ हमने ऐसा ट्राइंगल शेप का कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पे ग्राउंड है,
ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन आपको उस एंगल की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। यह यहाँ पे नहीं देखना है ये एंगल क्या है, ये सिर्फ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब छोड़ो, ये एंगल याद मत रखो। तो ऐसा कुछ आपके पास है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप का कोई कोई चीज है, ऐसी आपके पास है, ठीक। अब यहां से क्या करते हैं आप, यहां से एक और ले लेते हैं ऐसी ही ट्रायंगुलर शेप की कोई चीज, ठीक है, सेम है ये, ठीक है, ऐसा मान लो कि सेम है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक मार्बल यहां पे रखा, ठीक है, एक मार्बल यहां पे रखा, तो इस मार्बल को छोड़ा गया, ठीक है, छोड़ा गया यहां से। तो ये फिर क्या होगा, इसको देखो, यहाँ नीचे ग्राउंड है, जमीन है, अर्थ है, तो ये जब हम छोड़ेंगे तो ये हम डेली बेसिस पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ऐसी ऊंचाई से कोई चीज छोड़ी जाए, वो खुद ब खुद नीचे आने लगती है, ठीक है। किस वजह से आती है वो हमें एक ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए वो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये नीचे किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है, ठीक है। तो हमें अभी ग्रेविटी के बारे में नहीं पढ़ना है, वो फोर्स कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी भी एक किस्म का फोर्स होता है। तो ये फोर्स कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। ये क्या करेगा, ये इसको यहां नीचे की तरफ के बजाय इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गिरेगा। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये क्या करेगा, ये यहां से इस पॉइंट पे टकरने के बाद इधर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। यहां से छोड़ा, यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, अब यहां से ऐसे ही चलते चलते अब ये यहां पे आ गया, फिर यहां जाएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये बोलो, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसमें आपने ये देखा होगा कि आप यहां से पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो किसी हाइट तक यहां तक पहुंचेगा, फिर वापस आना शुरू करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ऐसा होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके, और लास्ट पर वो एक ही जगह इसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ये आप लोगों ने देखा है, ठीक है। लेकिन वो वहां पे क्या किया गया, जब वो एक्सपेरिमेंट वहां पे इस चीज पर किया गया, उसमें ये चीज देखा गया कि देखो, उस हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, ठीक है। फ्रिक्शन मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया, तो फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो मोशन के अपोजिट लगता है। जैसे कि अगर ये मोशन इधर को जा रही है ना, इस साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लगेगा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड को ये कम करेगा ना, ठीक है। यहां एक इस तरफ है और कुछ फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो स्पीड को कम करेगा ना। दूसरे साइड से कोई खींच रहा है इसको, ये बोल रहा है नहीं मैं नीचे वाले साइड में जाऊंगा, लेकिन ये वाला इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो स्पीड कम होगी ना। इसी वजह से वो रुक जाता है पार्टिकल, और फिर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, और या उस मार्बल की बात हम करेंगे, इसीलिए वो यहाँ पे आके सेटल हो जाता है, यहाँ पे बीच में रुक जाता है। लेकिन वो है अगर फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे होगा तो, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है। तब क्या किया गया, तब गैलीलियो का कहना है कि जब ऑब्जेक्ट आपने यहां से छोड़ा एक पॉइंट से, ठीक है, यहां से आपने छोड़ा, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट का मतलब है नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं। यहां से आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुंचकर ये ऑब्जेक्ट फिर से कहां तक जाएगा, देखो इस वक्त फ्रिक्शन नहीं है, तो ये कहां तक जाएगा, ऑब्जर्व किया गया, ये बराबर जितनी हाइट से फेंका गया था या छोड़ा गया था, दूसरे साइड में ये उसी हाइट तक जाएगा, सेम हाइट तक, ठीक है, सेम हाइट तक। अगर ये यहां से h हाइट से फेंका गया था, ये यहां पे भी h हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये यहां पे 10 मीटर की हाइट से फेंका गया था, ये यहां से भी 10 मीटर की हाइट तक जाएगा, ठीक है। तब जब हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, फ्रिक्शन हम मान लेते हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन लेस प्लेन है ये। फ्रिक्शन लेस प्लेन होता है जहां पे फ्रिक्शन ना हो। हालांकि आप डेली बेसिस पे ऐसा नहीं देखेंगे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा जिसमें फ्रिक्शन ना हो। हाँ, आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि आपके पास कोई रफ सरफेस होगी, उस पर अगर आप ऑयल, तेल वगैरह उस पे डाल देते हैं, तो उससे उसका फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें गैलीलियो गैलीली ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इस पे सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस वक्त यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है एक, वो फोर्स, उसके बगैर और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से फेंका गया वापस जाके उसी पॉइंट पे क्या करेगा,
उसी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। जितनी हाइट से फेंका गया था दूसरी साइड में ये इसी हाइट तक जाएगा। ओके, अब देखो क्या है, अब फिर उसने एक और इसी चीज का मतलब थोड़ा इसका सेटअप बदल दिया। किया क्या कि देखो, पहले पहले तो ऐसे रखा गया, पहले रखा गया ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट यहां से ये मार्बल छोड़ा गया, ये यहां पे जितनी हाइट से फेंका गया था ये h हाइट मान लो, ये यहां पे ग्राउंड है, ठीक है, इस h हाइट से फेंका गया था, ये वापस यहां से टक्कर कर यहां पे जाएगा और बराबर उसी हाइट पे, ठीक है, h किस हाइट पर, h हाइट पे जाएगा, ठीक है, मान लो ये h, ठीक है, सेम हाइट पर। ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अब इस वाले प्लेन को थोड़ा सा बदला। बदला कैसे, देखो किया क्या कि ये वाला जैसे था वैसे ही रखा, ये वाला जैसे था वैसे ही है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, ऐसे ही है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो था, देखो पहले वाली लाइन जो थी वो ऐसे जा रही थी, लेकिन अब वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी कर दी। क्या कर दी, थोड़ी सी टेढ़ी कर दी। देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, हम एक ही डायग्राम में बनाते हैं जैसा कि आपकी बुक में भी है, ठीक है। देखो यहां से थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बोलो, यहां से लेकर यहां तक की हाइट h है, तो यहां से आप कहां से कहां तक की हाइट h बोलेंगे, ये वाली h वही वाली हाइट रहेगी, यहां से यहां तक वही h होगा। ऐसे सुनो, यहां से अगर यहां से लेकर यहां तक हाइट जो है वो अगर 10 मीटर्स है, क्या है 10 मीटर्स, यहां से यहां तक की हाइट जहां से ये ऑब्जेक्ट फेंका गया था, ठीक है, ये मार्बल फेंका गया था 10 मीटर्स है, तो ये यहां तक, ये भी हमने कहा कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट के मुताबिक यहां तक जो ये पहुंचा ये भी 10 मीटर्स होगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 10 मीटर्स होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब मुझे बोलो कि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर होगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है, ये वाला होगा यहां से यहां तक 10 मीटर्स, नहीं होगा, तो फिर ये वाला होगा, नहीं होगा, क्योंकि 10 मीटर यहां से यहां तक है, तो ये वाला तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो इसका लगभग आधा हो गया ना, ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट नहीं है, उसके लिए हमें इसको इसके बराबर लाना होगा ना, ठीक है। अगर हम इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, हम एक स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक 90 डिग्री का, जहां पे ये कट करेगा ना ये वही पॉइंट है। देखो इसको और इसको जोड़ दिया स्केल से, एक लाइन दे दी जो कि इस लाइन के, जो ये ग्राउंड है इस लाइन के पैरेलल में है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल में, इस वाली लाइन के ग्राउंड के पैरेलल में ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्केल से, ठीक है। जहां पे ये कट करेगा ना ये वो वाला पॉइंट है जहां पे ये 10 मीटर्स हो जाता है। देखो है कि नहीं, आपको लग रहा है, इस चीज को आप खुद से सोचो, और देखो ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक 10 मीटर्स है, हाँ ठीक है, देखो यहां से यहां तक ये मान लो जैसे यहां तक 10 मीटर्स है। अब जब इसको मेजर करेंगे, देखो ये भी 10 मीटर्स आ रहा है ना, बराबर आ रहा है ना, लगभग जितना मार्कर की, ये मार्कर लेंथ जितनी मार्कर की है लगभग उतनी ही आ रही है ना इसकी भी, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर्स ही होगा, ठीक है। 10 मीटर हम मान ले रहे हैं कि ये 10 मीटर्स है, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10। तो अब गैलीलियो गैलीली का कहना था कि जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए दूसरे साइड में वो उसी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाता है पहले, ठीक है, उसके बाद ये वापस आएगा, फिर से वापस आएगा, लेकिन हमें वहां नहीं जाना है, हमें पहले ये देखना है कि जब छोड़ा गया, जब ये पहले वाली हाइट इसने यहां से यहां तक पकड़ी, अगर ये हाइट h से फेंका गया यहाँ पे भी ये हाइट h ही तक जाएगा, ठीक है, गया पहले वाले केस में। अब जब हमने इसकी जो ये वाला जो साइड था, ये सरफेस था इंक्लाइंड, अब इसको हमने थोड़ा क्या किया, ये ऐसे था, अब हमने इस वक्त ये बदल दिया, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा इस पे एंगल चेंज कर दिया, तो अब क्या है कि ये वाला नहीं है, यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये वाला पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने कर लिया, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट जाएगा, यहां से इस तरफ चलता जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, कहां तक जाएगा, आप मुझे बोलो, फिर से बना लेते हैं ये। देखो पहले वाले केस में ये यहां तक गया था, ठीक है, इस वाले में कहां तक जाना चाहिए, गैलीलियो गैलीली ने कहा था जितनी हाइट ये यहां पे पकड़ रहा है उतनी हाइट ये इधर में भी पकड़ेगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं और ग्रेविटी के बगैर और कोई फोर्स नहीं है, तो जिस हाइट से फेंका जाएगा उसी हाइट पे तो जाके ये रुकेगा। तो यहाँ पे ये 10 इस वाली लाइन पर 10 मीटर्स कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाके रुकेगा, यहाँ पे, क्योंकि हाइट यहाँ से ही तो 10 मीटर्स हो रही है इसके बराबर की जो यहाँ पे थी,
इस पॉइंट पे हो रही है। अब आप देखो खुद से या स्केल से भी आप डायग्राम में मेजर कर सकते हो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है? नहीं है। बड़ी कौन सी है? ये वाली बड़ी है। इसका मतलब जैसे ही आपने थोड़ा सा एंगल को बदला, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, लेकिन हाइट उसी तक पहुंचा। जो हाइट पहले थी हाइट वही रहेगी, हाइट सेम रहेगी, लेकिन कहां पे जाएगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाएगा। जितनी डिस्टेंस पहले कवर की थी, डिस्टेंस अब इस वक्त ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन जो ये हाइट है, हाइट 10 मीटर्स की हाइट वही वही है, ठीक है। हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे भी वही हाइट थी, यहां से यहां तक वही हाइट, और यहां से भी यहां तक वही हाइट सेम रहेगी, बस ये डिस्टेंस यहां से ज्यादा कवर करने लगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, अब फिर से उसने ये किया कि अब इसको और थोड़ा बदल दिया, ऐसे, ठीक है, बदल दिया। अब यहां पे आप देखो, ये देखो, इसको, ये इसकी सीध में है, ठीक है, और ये यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो लगभग ये इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, इसको मेजर करें, ये लगभग 10 मीटर्स का आता है, ठीक है। 10 मीटर्स क्या नहीं है, ये 10 मीटर्स तो नहीं है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। देखो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक लगभग बराबर, और ये यहां से यहां तक लगभग बराबर, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 10 मीटर्स है। तो यहां से जब अगर ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे, अब मान लो ये वाली जो ये वाली लाइंस हैं ये नहीं है, ठीक है, ये यहां पे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यहां से टक्कर कर सिर्फ इस पे चल सकता है, ये वाली यहां पे नहीं है, ठीक है। इनको अगर हम हटा दें, ठीक है, इस वक्त ऑब्जेक्ट कहां तक जाएगा? यहां से सीधा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और बिल्कुल यही वाली हाइट पकड़ेगा, जो कि गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया था। क्या कहा था? हाइट वही वाली लेगा। अब वो वाली हाइट लेने के लिए इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हाइट तो वही लेगा, क्योंकि इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हाइट इसको वो लेनी है। ये वाली हाइट लेने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और ये करेगा, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कवर ये करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने कहा तब तक इसको आप रोक नहीं सकते जब तक ना कोई फोर्स इस पे अप्लाई हो, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद, इस हाइट से ये फेंका गया था ना, इसी हाइट तक पहुंचने के बाद यहां पे भी वही ग्रेविटी का फोर्स लगा था नीचे की तरफ, यहां पे भी एच तक पहुंचने के बाद नीचे की तरफ एक और ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, वो वाला फोर्स इसको यहां पे लेके आएगा। अब ये ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे यहां तक, फिर ऐसे यहां तक, फिर ऐसे यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये चलता रहेगा, ठीक है। बीच में नहीं रुकेगा, क्योंकि और कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ऐसे ही करते जाएंगे, इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली जो एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, इसको हम थोड़ा और नीचे और नीचे और नीचे करते जाएंगे, करते करते ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा पॉइंट आएगा कि अब की बार ये क्या होगा, बिल्कुल ग्राउंड के साथ ये वाला पाथ रहेगा, बिल्कुल ग्राउंड के साथ। देखो ग्राउंड के साथ है, ठीक है, ग्राउंड के साथ चल रहा है। अब यहां से इसने मार्बल को छोड़ा, ठीक है, जैसे ही मार्बल छूटा, जैसे ही मार्बल को छोड़ा, मार्बल यहां से चल रहा है, और ये कहां जाएगा? करना क्या है? गैलीलियो गैलीली के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक इसको हाइट h पकड़नी है, ठीक है, हाइट h तक इसको पहुंचना है, या 10 मीटर्स की हाइट, जिस हाइट से वो फेंका गया था, अगर 10 मीटर्स है तो 10 मीटर्स की हाइट तक इसको पहुंचना है। अब मुझे बताओ कि ये कहां पहुंचेगा कभी? ये स्ट्रेट लाइन है, ये कभी इसके बराबर होगी? जरा आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये तो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस कभी मीट ही नहीं होती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने 8th में, पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस हो कभी मीट ही नहीं होंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं। तो फिर मिलेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब हमें वो पॉइंट कहां कैसे मिलेगा? ये ऑब्जेक्ट उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा जिस पॉइंट से ये फेंका गया था? पहुंचना तो इस ऑब्जेक्ट को है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसको पहुंचना है वहां तक, ठीक है, वहां उस पॉइंट तक, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको पहुंचना है, तो ये पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, तो ये उस हाइट तक नहीं पहुंचेगा। अगर उस हाइट तक नहीं पहुंचेगा तो ये क्या करता रहेगा? डिस्टेंस कवर करता रहेगा, उस हाइट को ढूंढता रहेगा, हमेशा के लिए उस हाइट को ढूंढता रहेगा, ये हमेशा उस हाइट की तरफ जाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा कि कहीं पे वो हाइट मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, क्योंकि ये पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। हाइट, मैंने कहा ना, पैरेलल लाइंस मीट ही नहीं करेंगी। अगर मीट नहीं करेंगी, आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट कभी आगे जाके 10 मीटर तक पहुंच ही नहीं सकेगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि अब अगर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना लगे, नो फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लगे, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ
मूव करता रहेगा, मोशन में रहेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, कोई फोर्स ना लगे, तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगे जो इसको रोके। क्योंकि ये इसको क्या करना क्या है असल में, इसको ये वाली हाइट अटेन करनी है, ये वाली हाइट तक, इस हाइट तक पहुंचना है, इसको ये रीच करना है, इसको इस हाइट तक। वो हाइट इसको मिल ही नहीं सकेगी, लेकिन इसको तोड़ते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि इसको हाइट वो वाली पकड़नी है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी उसकी कुछ। ठीक है, ओके। तो ये था हाँ, इसमें से फिर क्या किया, अब देखो यहां से कुछ चीजें निकल के आई। क्या निकल के आया यहां से कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखें, ठीक है, रेस्ट में रखें और कोई फोर्स ना दें, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये रुका हुआ रहेगा, चलेगा नहीं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, वो मोशन में ही रहेगा जब तक ना कोई फोर्स उसको देकर हम रोकने की कोशिश करें। फिर से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक ना हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, उसको मोशन में लाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करें। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसको हम स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड, या ऐसे लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in the state of rest or in the state of motion until and unless an external force is applied to it। क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसी चीज को हमने इन 3 लाइंस में लिख लिया। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा किसमें, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की ही हालत में रहेगा, रेस्ट ही में रहेगा, और इन द स्टेट ऑफ मोशन, या वो सिर्फ मोशन में ही रहेगा जब तक ना एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जब तक ना एक एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं, बाहर से जो दिया गया फोर्स हो। ठीक है, जैसे ये आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, आप इसको बाहर से कोई फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स इसके अंदर भी है, ठीक है, उसको वहां तक वो जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंदर मॉलिक्यूल्स का या इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स वगैरह वो देखने की जरूरत नहीं है। बाहर वाला फोर्स जो आप बाहर इस पर दे रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। जब तक ना आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स देंगे तब तक अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, और इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक ना एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई टू, जब तक ना क्या हम करें, एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाएं। ठीक है, ये कहता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हमने ये सीखा कि और एक ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी रेस्ट में हो, तो जब तक ना उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। और हमने ये सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट कोई ऑलरेडी मोशन में हो तो जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये था यहां तक। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसा कि देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपना स्टेट है वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप डेली बेसिस पे ऐसी कौन सी एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट आप इस चीज का कर सकते हैं, खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या होता है कि अगर आप बस रुकी हुई है और आप भी उसके साथ वहां पे जाके बस में बैठ जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी सीट्स पर जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही बस स्टार्ट होती है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे ही वो स्टार्ट ही होती है, ठीक है, एक्सेलरेट होती है, ठीक है, एक्सेलरेट तो होगी ना, एक्सेलरेट होती है और आप सडनली आप अचानक से पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं आप पीछे की तरफ? ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर ऑलरेडी आप बस जो है वो मोशन में है, चल रही है, आप भी उसके साथ मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और बस जो है वो ब्रेक्स लगाती है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, आप आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों जाते हैं आप? ठीक है, इसका जवाब भी आपको यहां पे ही मिलेगा, इसी में। ठीक है, यही स्टेटमेंट है इसका, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, देखो जब आपके पास बस थी, बस जो है वो किसमें थी? रेस्ट में, रुकी हुई थी, आप जाके उसमें बैठ गए तो आप भी रुके हुए हैं, रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ही बस मोशन में आती है, लेकिन आप तो मोशन में नहीं आए ना अभी, बस मोशन में आई, आप मोशन में नहीं आए, आप मोशन में आते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, जैसे बस जो है वो मोशन में आने लगती है, आप भी मोशन में आने लगते हैं। ठीक है, उससे पहले आप रेस्ट में ही थे ना, बस मोशन में आ रही है, आप रेस्ट में हैं और आप चाहते हैं कि आप इसी स्टेट में रहें, रेस्ट की स्टेट में रहें। एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, रेस्ट में ही आप ऐसे हैं, ठीक है, आप ऐसे रुके हैं तो आप ऐसे ही रहना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ही बस आगे की तरफ जाएगी, आपको रहना कहाँ है? अपनी जगह पे रहना है। ठीक है, आप अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती कोई चीज आपको आगे लेके जा रही है, लेकिन आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो आपका जो कुछ हिस्सा होता है वो रेस्ट में पीछे की ही तरफ रहता है और कुछ हिस्सा आगे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, आप अचानक से पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ये? वैसे ही अगर आप मोशन में हैं, ऑलरेडी आप मोशन में चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, बस चल रही है, मोशन में है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप भी मोशन में होते हैं, बस के साथ साथ आप भी मोशन में होते हैं। जैसे ही बस ब्रेक्स लगाती है, ब्रेक्स अप्लाई करती है, बस रुक जाती है, बस रुक जाती है, लेकिन आप क्या होते हैं? आप मोशन में होते हैं, इन द स्टेट ऑफ मोशन, एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। आप इस वक्त मोशन में है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पहले थे, अब इस वक्त, इसलिए मैंने और लिखा इन द स्टेट ऑफ मोशन, इस वक्त आप मोशन में है। ठीक है, जब आप मोशन में आ जाते हैं, आप मोशन में ही रहना पसंद करते हैं। क्या होता है कि जब जैसे ही बस ब्रेक लगा देती है, ब्रेक्स अप्लाई करती है, आप रहना चाहते हैं मोशन में ही, लेकिन बस की वजह से आपको रुकना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। तो वहां क्या होता है कि बस आगे जाती है, मेरा मतलब है बस रुक जाती है, तो आप यहां से क्या करते हैं? आप मोशन में ही रहना पसंद करते हैं, तो आपका जो अपनी बॉडी है आपकी, वो आगे की तरफ जाती है, आप आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, बस अपनी जगह रुक चुकी है, आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि आप रहना चाहते हैं। आपकी जो आपकी बॉडी है, या आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर है यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, आप मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जब तक ना एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए। ठीक है, तो आप मोशन में ही रहना पसंद करते हैं, तो आपको क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आप आगे को जाएं, क्योंकि आप मोशन में है ना, बस रुक चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप आगे की तरफ जाएं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके बाद बस रुक जाती है। वही चीज आप पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस पे लग रहा है, तो उसके बाद आप रेस्ट में आ जाते हैं अगर बस रेस्ट में आती है, क्योंकि यहाँ पे बस का जो फोर्स है, जो एक्सेलरेट हुआ है, कैसे एक्सेलरेट हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कुछ वेलोसिटी थी, चल रही थी पहले बस किसी वेलोसिटी के साथ, अब जीरो हो गई, रुक गई, बस रुक गई, तो उस वक्त वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, वो बस पे भी लगा और आप पे भी लगा। ठीक है, तो आप रहना तो नहीं चाहते हैं, रेस्ट में आना तो नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा सा इसीलिए आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इवेंचुअली आपको आखिरकार बस के साथ साथ रेस्ट में आना पड़ता है। ठीक है, फोर्स की वजह से, लेकिन वो जो आप आगे की तरफ फोर्स महसूस करते हैं, धक्का महसूस करते हैं, वो क्या होता है? वो इसी की वजह से होता है जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ओके। हाँ, इसी चीज को, जो ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की रेस्ट में रहने की, ठीक है, जब उस पर फोर्स लगाया जाए तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोशिश करेगा रेस्ट में रहने की, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। इस टेंडेंसी को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया।
INERTIA, इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट की ये वाली प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करे और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करे, इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे ही आपने और भी कुछ देखे होंगे डेली बेसिस पे, आपने कुछ एग्जांपल्स और भी देखी होंगी, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कार में है या बस में है और आपके पास चलते चलते एक मोड़ आ जाता है, ठीक है, एक कर्व आता है और गाड़ी जो है वो एक साइड मुड़ जाती है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट लेती है, लेफ्ट साइड में जाती है, ठीक है, तो आपको क्या होता है? आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, आपने किया भी होगा, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो होता क्या है कि लेफ्ट साइड में जाने पर आप राइट साइड की तरफ जाते हैं, यानी बस को राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो आप मोड़ करते हैं लेफ्ट साइड में, तो उसकी वजह से आप राइट साइड में चले जाते हैं, ठीक है, और आपको ऐसे होता है, ठीक है, बस का इस तरफ लेफ्ट साइड में जाना और आप राइट साइड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली जब आप मोशन में होते हैं तो आप वहां पे उस स्टेट में रहना चाहते हैं कि आप स्ट्रेट चलना चाहते हैं, उस वक्त आप मोशन के स्टेट में, ठीक है, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है। अचानक से जब बस जो है वो लेफ्ट साइड में जाने लगती है तो आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उस वजह से ऑब्जेक्ट जो है, देखो ऐसे देख लेते हैं, इस पे ऐसे समझ में आएगा। देखो यहां पे इस डायरेक्शन में बस जा रही है, ठीक है, और ये क्या कर रही है? ऐसे मानो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और आ रहा है लेफ्ट टर्न आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टर्न जा रहा है। यहाँ पे आप किस स्टेट में थे? मोशन में थे, लेकिन जाना कहां था आपको? इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पे मोड़ ना आता, आप इस डायरेक्शन में जाते, इस वाले डायरेक्शन में जाते, लेकिन जाना कहां पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में। जैसे ही आप यहां मुड़ जाते हैं, आप असल में थोड़ा इस डायरेक्शन की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, थोड़ा मतलब उसकी तरफ घूम जाते हैं, उस साइड में आ जाते हैं, इस एक साइड में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आ जाएगा ना, अगर आप ऐसे ही मोड़ कर रहे हैं, जैसे ही आप इस साइड में आ गए, ये आपका राइट साइड आ गया ना, आप इस साइड में थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप उस साइड में झुक जाएंगे। वो किसकी वजह से होगा? इनर्शिया की वजह से, इसी इनर्शिया की वजह से। वैसे ही अगर आपके पास यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, गाड़ी चल रही है, जैसे यहाँ पे एक मोड़ आएगा राइट साइड में, यहाँ राइट टर्न आ रहा है, आपको जाना कहाँ था? इस साइड में, यहाँ, लेकिन जा कहाँ रही है? ऑब्जेक्ट यहाँ, गाड़ी यहाँ जा रही है, तो आपको क्या आएगा? देखो जैसे ही आप यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, अब आप ऐसे टर्न कर रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड है ना, तो देखो राइट टर्न आया, लेकिन लेफ्ट की तरफ आप थोड़ा झुक जाएंगे, वो इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। ये सब चीजें इनर्शिया की वजह से होती हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए, लेट मी नो, हम कोशिश करेंगे फिर और आसान तरीके से समझाने की, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको समझ में, इससे आसान तरीका और हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अगर समझ में ना आए, हम कोशिश करेंगे कि इससे आसान तरीके से आपको समझाया जाए, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, ठीक है, वो आप एग्जांपल्स पढ़ लीजिए और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उस पर अलग से एक वीडियो बनाने की, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक और टॉपिक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। यहाँ पे है इनर्शिया एंड मास, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ हो गया हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को कहते हैं। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ये टेंडेंसी, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट के पास एक किस्म की ये सलाहियत होती है, एक किस्म की इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है कि ये क्या करता है, अगर मोशन में होगा तो मोशन में रहना पसंद करेगा, ये हर ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। मोशन में होगा तो मोशन में रहना पसंद करेगा, तो इसको रोकने पर ये क्या करता है? ये मोशन में रहता है। देखो आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर एक बस है, वो क्या करती है कि मोशन में है, ठीक है, मोशन में बहुत तेज स्पीड से चल रही है और ब्रेक अप्लाई करती है, उसी टाइम तो अगर वो यहाँ पे ब्रेक, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ब्रेक्स उसने अप्लाई किए, यहाँ पे ही तो नहीं रुक जाएगी ना, वो क्या होगा उसको, वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फिर यहाँ जाके रुकेगी, यहाँ पे जाके रुकेगी। ये डिस्टेंस कैसे कवर किया इसने? ब्रेक्स तो लग चुकी थी, ब्रेक्स तो दी थी हमने, ठीक है। आपने देखा होगा कि टायर्स भी कभी कभार ऐसा होता है कि जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं, यहां से टायर्स स्लाइड करके जाते हैं, ब्रेक्स कंप्लीटली टायर पे लग चुकी होती है, टायर्स पे लग चुकी होती है, टायर्स रुक चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑब्जेक्ट जो है वो
बिल्कुल स्लाइड करके, रोड पर स्लाइड करके आगे जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये बीच का डिस्टेंस कवर कैसे हुआ? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये टायर्स, ये ऑब्जेक्ट पूरा, ये पूरी बस चाह रही थी, ये ऑलरेडी मोशन में थी ना, ये चाह रही थी कि मैं मोशन में ही रहूं, लेकिन इसको जबरदस्ती रोका गया। जब इसको रोका गया तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर उसका स्टेट चेंज किया जाएगा तो वो क्या करता है, वो फिर भी थोड़ा सा यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में रहना चाहेगा, मोशन में था भी, और यहां से भी आगे तक जाएगा क्योंकि मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती रोका जाता है इसको, फिर ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। जो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, ये इनर्शिया की वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि ये चाह नहीं रही थी कि मैं रुकूं, ठीक है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा उसमें भी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ओके, अब आप लोग एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व की होगी आप लोगों ने, इनर्शिया किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है और किस ऑब्जेक्ट का कम होता है। अब आप लोग ये बोलो, ये चीजें अब आप लोग ही बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास एक बॉक्स है जो कि सिर्फ छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, ये छोटा सा बॉक्स है, और यहां पे एक बड़ा सारा बॉक्स है, ठीक है। दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक ही स्पीड है दोनों की, ठीक है, मूव कर रहे हैं, ये भी और ये भी। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, हम एक ही पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, एक ही पॉइंट से हमने इन ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करवाया, मूव करवाना, ठीक है, एक ही स्पीड से। ये जैसे 20 स्पीड से चल रहा है, ये भी 20 स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है, और एक ही पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके इस वाले ऑब्जेक्ट ने भी ब्रेक लगाई और इस वाले ऑब्जेक्ट ने भी ब्रेक लगाई, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब मुझे बोलो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, कौन सा ऐसा वाला, इन दोनों जो डिब्बे हैं, ये वाले बॉक्सेस हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा आगे जाएगा? रुकने के बाद देखो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होगी ना। अब ये मान लो कि ये छोटी सी गाड़ी है और ये बड़ी वाली गाड़ी है, तो जब दोनों ब्रेक अप्लाई कर रही हैं, स्पीड भी सेम है, ब्रेक अप्लाई कर रही हैं, आगे कौन ज्यादा जाएगा? खुद से आप इस चीज का अंदाजा लगाइए, ठीक है। ज्यादा आगे कौन जाएगा? छोटी वाली गाड़ी ज्यादा आगे जाएगी ब्रेक्स लगाने के बाद, या बड़ी वाली जाएगी? आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का आंसर बड़ी वाली गाड़ी है कि बड़ी वाली गाड़ी ज्यादा आगे जाएगी, तो आप लोग सही हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब बड़े ट्रक्स जो होते हैं, जब वो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ट्रक जो है वो काफी दूर तक जाता है, काफी लगभग 5-6 फीट तक लगभग जाता होगा, ठीक है। हाँ, लगभग इतना ही जाता होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये देखो, ये किस चीज पर वो डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, एक पॉइंट पे आ गया, अब इसने ब्रेक्स लगाई, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। ये वाला भी उसी तरीके से यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, लेकिन ये इतनी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ये इस चीज का आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप क्या करो कि बॉल्स लो, ठीक है, एक बिल्कुल हैवी वाली बॉल लो और एक बिल्कुल लाइट बॉल लो, ठीक है, उसके मुकाबले, ठीक है, हैवी वाली बॉल के मुकाबले एक लाइट बॉल लो, ठीक है, हल्की, एक भारी एक हल्की, और फिर क्या करो, एक ही स्पीड के साथ उन दोनों बॉल्स को छोड़ो, ठीक है। आप छोड़ते हैं बॉल को, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो बॉल्स रुकेंगी, आपको पता लगेगा कि जो हैवी वाली बॉल थी वो हल्की वाली बॉल से आगे निकल गई, ठीक है। आपको ये देखोगे, ये एक्सपेरिमेंट आप करना, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। वजह क्या है कि वो आगे क्यों निकली ज्यादा, ठीक है, क्यों? उसमें देखो इनर्शिया तो इस पे भी लगा, हल्की वाली बॉल पे भी, और इनर्शिया लगा हैवी वाली बॉल पे भी, ठीक है। दोनों बॉल्स पे क्या लगा? इनर्शिया, लेकिन हैवी वाली बॉल ज्यादा आगे गई, इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा था। ज्यादा आगे जाने का मतलब क्या है? ज्यादा इनर्शिया होना। ये कम आगे गई तो इसका इनर्शिया कम था, ये ज्यादा आगे गई तो इसका इनर्शिया ज्यादा था। अब मुझे बोलो कि ये क्यों ज्यादा आगे गई? हाँ ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई कि इनर्शिया ज्यादा था, इनर्शिया, लेकिन ज्यादा किसकी वजह से हुआ? आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि इसका ज्यादा वजन है, मास जिसे हम कहते हैं, थोड़ा इसके मुकाबले में ज्यादा भारी है, ठीक है। बाकी आप देखोगे कि आगे जाके आपको पता लगेगा कि जो हम वेट मेजर करते हैं वो असल में फोर्स होता है, ठीक है, वो, लेकिन हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप मास यहाँ पे सुनो कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास ज्यादा है, वजन इसका ज्यादा है। फिलहाल आप वजन यहाँ पे सुनो, लेकिन वजन यहाँ पे इसके लिए सही वर्ड नहीं है, आसानी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि ये आप वजन मान लो, इसका वजन बहुत ज्यादा है इस वाले के मुकाबले, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा आगे जा रही है। वैसे ही बड़े ट्रक का वजन ज्यादा है, इसीलिए ब्रेक्स लगाने के बाद ये थोड़ा ज्यादा आगे जाएगी।
छोटी वाली जो व्हीकल है, इसका छोटी वाली या कार हो सकती है ये, तो इसका जो वजन है वो ट्रक के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत कम है। इस वजह से ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं करेगी जितनी ज्यादा ये करेगी, ठीक है। ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी लेकिन ज्यादा नहीं, और ये थोड़ा इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। अब वजन ज्यादा होने से हमें क्या पता लगा कि इनर्शिया जो है वो ज्यादा भी है और वजन भी ज्यादा है। इससे हमें यह पता लगा कि जो इनर्शिया ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जेक्ट के मास पर, इसके वजन पर, ठीक है। हालांकि मास के लिए वजन वर्ड बिल्कुल गलत है, वजन हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा मास क्या होता है और वेट क्या होता है, यानी कि वजन क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये रख लो कि इसके मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनर्शिया जितना ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया। इसका मास क्या है, ज्यादा, इसका मास ज्यादा है और इसका मास इसके मुकाबले में कम है, इसका मास इसके मुकाबले में कम है, इस वजह से यहाँ इनर्शिया कम है, ठीक है, इनर्शिया कम है, यहाँ इनर्शिया ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मास जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना ज्यादा और उतना कम इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे समझ में ना आए आप कमेंट्स में लिखिए, कोशिश करेंगे उस पर अलग से वीडियो बनाने की, ठीक है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, इनमें से किस चीज का इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। आप बुक अपने पास रखा करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तो उससे फिर आपको भी आसानी होगी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, इनमें से किसका इनर्शिया सबसे ज्यादा है। पहला वाला पार्ट है यहाँ पे, ये पूछ रहा है